बोन के बारे में बात करेंगे और उनमें से एक ग्रुप के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर बाकी सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि उनमें पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी सब शेल और द पी ऑर्बिटल, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या देखें, राइट साइड पे आप ये जो देख रहे हैं ना 13 से लेकर 18 तक, तो ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसी तरह ये एस ब्लॉक है। तो आप अगर देखें 13 से लेकर 18 तक पीरियोडिक टेबल के अंदर बिल्कुल एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी सबशेल और द पी ऑर्बिटल। चलिए, अब इसमें मैंने कहा कि 6 एलिमेंट्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो 13 जो ग्रुप है उसको कहा जाता है बोरोन फैमिली और ग्रुप नंबर 13। और नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आता है उसको कार्बन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इसका फर्स्ट एटम है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर हमारे पास फ्लोरीन, फिर हमारे पास आता है नियोन, तो ये बोरोन आता है। तो इस तरह ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं किसके? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। तो बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास? बोरोन फैमिली में अब ध्यान से आप ये बात नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला इसका जो एलिमेंट है वो बोरोन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके नीचे जस्ट 13, देन गैलियम, इंडियम, देन थैलियम। तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 31, इंडियम का 49 एंड 81 बिलोंग्स टू थैलियम। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 13 के मेंबर हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इनमें ट्रेंड कैसा रहता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बोरोन फैमिली, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसकी NS2Np1, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात आपको याद रखनी है। आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन में क्या है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल होगा, फर्स्ट शेल के बाद हमारे पास सेकंड शेल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट शेल आ गया, ये सेकंड शेल आ गया। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देन जो इसका एटॉमिक नंबर है बोरोन का वो 5 रहता है, 1s2, 2s2, 2p1। ये बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब दूसरा और तीसरा, तो ये आउटर मोस्ट शेल जो है, यानी कि ये जो सेकंड शेल है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको बताऊं तो क्या होगा, अब मैं लिखूंगा हीलियम कोर, शॉर्टकट वे से, सारे नहीं लिख सकते हम लोग, फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है तो आप क्या करेंगे, उससे पहले का नोबल गैस लिख लो और उसको कोर में बंद कर दो, ठीक है। इसको कोर कहा जाता है। तो हीलियम का 2 होता है, हीलियम के बाद क्या आता है 2s2, 2p1। तो ये बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, उससे पहले क्या है नियोन, नोबल गैस, तो देन 3s2, 3p1। देन गैलियम 31, आर्गन कोर 3d10, 4s2, 4p1। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा इंडियम।
इंडियम में क्या है, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है। 49 के लिए हमारे पास क्रिप्टॉन कोर है, नोबल गैस है, क्रिप्टॉन 36। उसके बाद क्या आएगा 4d10 5s2 5p1, ये इंडियम का आ गया। अब इसको आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा क्योंकि इसी के बेसिस से रिपीट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में रखनी है और इसको याद कर लेना है क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज छुपी रहती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हमारे पास थैलियम। थैलियम का होता है 81। तो 81 के लिए जीनॉन हमारा नोबल गैस है 54। उसके बाद क्या है 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। अब आप सभी को ध्यान से देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द p ऑर्बिटल, दैट्स द, यहां पे हमारे पास 2p 3p 4p 5p एंड 6p। इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया ns2 np1 जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको क्या कहते हैं, क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई ऑफ एनी एलिमेंट। अब आप देखें, अगर हम लोग यहां से लेफ्ट साइड को जाएं तो कंपेयर कर सकते हैं अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई की जनरल प्रॉपर्टी या जनरल ट्रेंड क्या होता है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, वैसे मैट्रिक में ये रहता है तो उसमें भी आपको बताया गया होगा कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड, एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, है ना, छोटा होता जाता है क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, सेम शेल में सेम गोले में ऑर्बिट में फिल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस जो है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस और द साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस, है ना। नाउ जब हम अप से डाउन चलते हैं, कहां पे, ग्रुप के अंदर, अप टू द डाउन ग्रुप के, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हर एक पीरियड के अंदर, तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 ग्रुप 7 पीरियड है ना टोटल। तो 7 में हर एक में एक नया शेल ऐड होता है, दिस इज द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट में हमारे पास हाइड्रोजन रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह हमारे पास ये जो गोले हैं, ये शेल्स हैं, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते रहते हैं। इस वजह से एटम जो है उसका सी, तो जनरल ट्रेंड क्या है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि एक नया शेल ऐड हो गया है। तो इस वजह से हमारा साइज बढ़ जाता है एलिमेंट का। चलिए अब इसको समझते हैं बोरोन फैमिली के साथ कि कैसा रहता है, ठीक है। तो बोरोन फैमिली का भैया क्या है, जिसको ग्रुप नंबर 13 कहा जाता है, उसका एटॉमिक रेडियस इज लेस देन ग्रुप नंबर 2। 2 कौन है, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास यहाँ पे कौन आता है, बेरिलियम आता है, ठीक है। मतलब बेरिलियम से बोरोन जो है उसका एटॉमिक रेडियस कम होता है, बोरोन छोटा होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब हम ग्रुप में नीचे को जाएंगे, ग्रुप नंबर 13 में अगर हम नीचे को जाएंगे तो जनरली क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए ना। मैं एटॉमिक रेडियस को AR लिखता हूं यहाँ पे, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है बट समझने के लिए, तो जनरली ऐसे होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता। बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे, बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो साइज हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि बोरोन में सेकंड शेल है और एल्यूमिनियम में 3 शेल है, तो इसलिए एल्यूमिनियम का साइज बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गैलियम जब आएगा। अब गैलियम अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी याद हो तो क्या रहती है, आर्गन, आर्गन के बाद रहता है 3d10, फिर 4s2,
4p1। अब आप देखिए कि जो ये 3d इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इनका साइज बड़ा होता है, ये डिफ्यूज्ड होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये जो 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये स्क्रीन नहीं करते। स्क्रीनिंग क्या होती है, अब यहां पे न्यूक्लियस है हमारे पास, अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये लोग स्क्रीन करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को ये कम करेंगे, ठीक है, बीच में आ गए इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसलिए क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है। बट डी ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होता है, वो डिफ्यूज्ड होते हैं, उस वजह से ये स्क्रीनिंग कम करते हैं। किसको, इनको, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द 3d इलेक्ट्रॉन की वजह से गैलियम का जो साइज है, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, साइज एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, साइज बड़ा होने की बजाय कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि 3d इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन नहीं करते, इंटरवीन, बहुत पूर शील्डिंग इफेक्ट रहता है इनका, इस वजह से। उसके बाद जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, अगेन साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, अब उसमें क्या हुआ, अगर आपको याद हो तो इसमें हमारे पास क्या था 4d10 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर जब हम लगाएंगे क्या रहेगा, क्रिप्टॉन ना। क्रिप्टॉन के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे अगर मैं आपको बता दूं कि इंडियम के अंदर एक तो 3d इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, उसके बाद क्या होगा, एक और d ऑर्बिटल होगा, वो 4d होगा, ठीक। तो इंडियम के अंदर ये तो प्रेजेंट ही है ना अंदर क्रिप्टॉन के, जब हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगर हम प्रॉपर लिखें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ना लिखें, ये सब लिखें, तो ये आएंगे दोनों। तो अब इन दोनों d ऑर्बिटल्स का क्या होगा, ये जो दो 3d और 4d सबशेल है, ये कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑन इंडियम, उसको ओवरकम कर जाएंगे। ओवरकम कर जाएंगे मतलब ये स्क्रीन करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना गैलियम में था, ठीक है। 3d अकेले थे, अब 2d सबशेल आ गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंडियम का साइज जो है वो बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। कब, जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वही होता है जो बोरोन से एल्यूमिनियम में रहता है, ठीक। बट उसमें एक छोटा सा इफेक्ट रहता है, क्या, f इलेक्ट्रॉन जो है उनकी फिर से पुअर शील्डिंग है, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड उतना एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये ट्रेंड है कि बोरोन से एल्यूमिनियम तक चलते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, एल्यूमिनियम से गैलियम तक डिक्रीज करता है, डिक्रीज होने के बाद फिर ये इंक्रीज होता है, देन ये फिर से इंक्रीज होता है, बट उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इस तरह से ये इनकी एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी है बोरॉन फैमिली की। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप इन बोरॉन फैमिली, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन फैमिली। तो अभी आप देखें, अगर जब हम बोरोन से गैलियम की तरफ चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ देन फॉलोड बाय थैलियम चलते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि डेंसिटी इंक्रीज हो गई है जब हम नीचे को जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि शील्डिंग का मसला है। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, वो शील्ड कम कर रहे हैं, एफ ऑर्बिटल और भी इलेक्ट्रॉन शील्ड कम कर रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, डेंसिटी ज्यादा हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। तब उस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है फ्रॉम बोरोन टू गैलियम वो डिक्रीज होता है। बोरोन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, बोरोन हैज इतना मेल्टिंग पॉइंट रहता है बोरोन का। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बोरोन से गैलियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। उसके बाद क्या है
गैलियम से थैलियम की तरफ जब हम चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज 2180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब गैलियम से थैलियम की तरफ चलते हैं, वो वही बात है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो ये इंक्रीज हो जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एटम जो है नजदीक, उसके इलेक्ट्रॉन नजदीक हो जाते हैं, एटम छोटे हो जाते हैं, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अब गैलियम की बात करें, गैलियम की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, क्या है कि गैलियम 303 पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का। ठीक है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन पे। अब ये 2276 केल्विन तक लिक्विड स्टेट में रहता है गैलियम, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में यूज किया जाता है। गैलियम को हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स किसको यूज किया जाता है? गैलियम को। गैलियम, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन से एलिमेंट को ऑफ द बोरोन फैमिली जिसको यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स में, वो गैलियम है, क्योंकि ये 2276 और 2276 केल्विन तक लिक्विड स्टेट में रहता है, इसलिए गैलियम इज यूज्ड एज हाई टेम्परेचर थर्मामीटर्स। ठीक है, अब ये थी बात मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। नाउ उसके बाद हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि वो एनर्जी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होती है, उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आई के साथ लिखते हैं, मैं लिख ही दूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है। तो अब जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की इज क्या रहेगी? साइज छोटा हो जाएगा, कहां से? अल्केलाइन अर्थ मेटल से, तो इट विल बी ग्रेटर देन, नहीं होगा क्योंकि ये छोटे हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज लेस देन अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो NS2 और NP1 और इसमें क्या रहता है NS2, अब ये जो s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन है, s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन इज ग्रेटर देन द p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मतलब s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक ज्यादा रहता है, वो और अंदर को रहता है, न्यूक्लियर पुल उस पर ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द p ऑर्बिटल। तो अब आप अगर बात करें कि जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप सेकंड का, है ना, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स ये वाले, तो इसमें s में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें s में भी हैं और p में भी हैं, तो इसलिए ये जो p का जो एक इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 13 एलिमेंट का, उसकी लेस पेनिट्रेशन की वजह से थोड़ी एनर्जी हाई होती है, मतलब उसको निकालना इजी होता है। तो इस वजह से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप सेकंड, ठीक है, 13 की सेकंड से कम होती है, जो मैंने यहां पे लिखा है। तो p से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि ग्रुप में क्या होगा। हम तो ग्रुप 13 पढ़ने लगे हुए हैं, ठीक है, बात तो हम ग्रुप 13 की कर रहे हैं। चलिए ग्रुप 13 की बात करते हैं। तो ग्रुप 13 में जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे, क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है,
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या होगी, कम होगी। जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ आएंगे, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या होगा, जब हम आगे चलेंगे गैलियम की तरफ, है ना, तो क्या होगा, गैलियम से इंडियम तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी, रिपीट। चलिए बात करते हैं गैलियम, नो रिपीट। चलिए बात करते हैं गैलियम तक। एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम तक जाते हैं, अब गैलियम का साइज छोटा हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो उस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। गैलियम का साइज छोटा होता है, इसलिए होता है। देन गैलियम से जब हम इंडियम तक जाते हैं तो इंक्रीज होती है। उसके बाद फिर इंडियम से जब हम थैलियम की तरफ चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है ग्रुप 13 एलिमेंट्स के अंदर। तो इसको आप याद रखिएगा, बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट प्लेज ऑल द गेम्स। ठीक है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या रहता है इसमें, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा इसमें। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट और पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें जो साइज के वेरिएशन आ रहा है, उसी वजह से ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी अफेक्ट होती है। चलिए, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि हम कैसे वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, कितनी एनर्जी देके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज का और एंथैल्पीज का अगर हम सम करें तो ये सबसे ज्यादा किसकी रहती है, बोरोन की रहती है। ठीक है, इसी वजह से बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, और बोरोन इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी जो है एल्यूमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, बाकी सब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एक का दुका गैलियम भी अपने कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड बनाता है, बट मोस्टली दे फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये एक हाइपोथेटिकल बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सिंपली अगर आप समझेंगे तो ये है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। नाउ कमिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो ns2np1 है। ठीक है, कहने का मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भैया होता क्या है कि ये जो 3 या तो प्लस होंगे, है ना, या नेगेटिव होंगे। बस इसमें क्या रहता है, 3 प्लस ही होंगे। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उन्हीं के साथ कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बना के या लूज करके या गेन करके शेयर करके तो बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज +3। ठीक है, बट अब जब हम व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, नीचे को चलते हैं ग्रुप में, जैसे हमने पहले बात की कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कहां पे, एल्यूमिनियम तो नहीं होते, गैलियम में होते हैं 3D, और इंडियम में होते हैं 3D एंड 4D,
और इसी तरह हमारे पास थैलियम में क्या रहता है 4f 3d है ना, उसके बाद 5d, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इनमें रहते हैं। अब d एंड f की वजह से क्या होता है कि उनकी शील्डिंग कम होती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा खींच पाता है क्योंकि वो स्क्रीन नहीं करते हैं, ठीक है, बीच में नहीं आते। तो उस वजह से ये जो हमारे s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले ns2 के, क्योंकि वो तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, उनके ऊपर न्यूक्लियर पुल जो है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है, उस वजह से वो अंदर को हो जाता है, वो टाइटली हेल्ड हो जाता है, ठीक है। व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, अब नीचे को जाएंगे तो d और ऑर्बिटल आएगा, f ऑर्बिटल आएगा, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें, उनकी शील्डिंग नहीं रहती, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है ना, नीचे को जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये जो s ऑर्बिटल है वैलेंस शेल का, वो अंदर को चला जाता है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ से हमारे पास +1 में ज्यादा स्टेबल हो जाती है, इसीलिए जो थैलियम है वो +1 स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू किससे, थैलियम 3+ से, ठीक है। कहने का मतलब, सॉरी, ग्रेटर देन का सिंबल आएगा यहां पे, तो Tl+ इज मोर स्टेबल देन Tl3। तो ये जब हम व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, तो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहती है, बट जनरली दे हैव 3+ एंड 1+ फॉर द थैलियम। तो ये है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। नाउ अब ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मोस्टली दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें क्या रहता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि बोरोन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एल्यूमिनियम आयनिक बनाता है, एज वेल एज क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, बाकी सब जो है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी जो नीचे वाले हैं गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनके बेसिक होते हैं। बोरोन के लुईस एसिडिक होते हैं, एसिड्स होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, तो इस वजह से वो लुईस एसिड कहलाता है। नाउ बात करते हैं हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर किसका, ग्रुप 13 का। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, कोई भी एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, उसको मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं, उतना ही अच्छा मेटल रहेगा वो, ठीक है। दानी पुरुष होते हैं ये लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लो भाई जिसको चाहिए। तो होता क्या है, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, उस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट का मसला है यहां पे। तो मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, पहले क्या होता है, बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ इंक्रीज होता है, गैलियम में मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा कम रहता है, फिर नीचे को जाते रहते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स का वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोन फैमिली। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोन फैमिली। तो स्टूडेंट्स, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोन फैमिली और द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।